हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का प्रबंध सब पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल पर्याप्त कार्यशील पूंजी का महत्व है। तो अब हम अध्ययन करेंगे कि कार्यशील पूंजी किसी बिजनेस के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो एक संस्था की लाभदायकता बहुत कुछ सीमा तक उपलब्ध कार्यशील पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी किसी भी संस्था के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि वित्तीय नियोजन में कोई भी अकेली त्रुटि एक निगम को इतनी अधिक हानि नहीं पहुंचा सकती है जितनी पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी उपलब्ध करने में असफलता है। पर्याप्त कार्यशील पूंजी से संस्था को इस प्रकार से कुछ फायदे हो सकते हैं, लाभ हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 है विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करना। विक्रेताओं को तत्काल भुगतान करना। पर्याप्त कार्यशील पूंजी होने पर संस्था अपने विक्रेताओं को तत्काल भुगतान कर सकती है, अर्थात ऐसी संस्था जिससे हम माल खरीदते हैं उन्हें तुरंत भुगतान करने में फ़ायदा होता है। इससे उसे नियमित रूप से कच्चा माल प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होती है और उत्पादन कार्य निर्विघ्न रूप से जारी रखा जा सकता है। नंबर 2 नकद छूट का लाभ प्राप्त करने में फ़ायदा। संस्था अपने विक्रेताओं से खरीदे गए माल का नकद भुगतान करके नकद छूट प्राप्त कर सकती है। ऐसा करने से लागत कम आएगी, जिससे हमारे प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में लागत कम होगी उतनी मात्रा में प्रॉफिट इंक्रीज होते चले जाते हैं। नंबर 3 है पर्याप्त लाभांश वितरण। कार्यशील पूंजी की कमी वाली संस्थाओं में लाभों का पुनर्विनियोग करने कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। ऐसा करने से अधिक लाभ होने की दशा में भी अच्छी लाभांश वितरित किए जा सकते हैं, किंतु यदि संस्था के पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी हो तो लाभों की दशा में वह आकर्षक लाभांश वितरण कर सकती है। ऐसा करने से अंशधारियों को भी संतोष मिलता है तथा बाजार में संस्था की प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ का मूल्य स्थिर बना रहता है और बढ़ता भी रहता है। नंबर 4 है ऋण क्षमता एवं साख में वृद्धि। जिस संस्था में पर्याप्त कार्यशील पूंजी होती है वह संस्था तृतीय पक्षकारों की दृष्टि में अच्छी वित्तीय स्थिति वाली संस्था मानी जाती है। इससे संस्था को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ऋण देने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ऋण प्राप्त करने की क्षमता एवं अच्छी साख के कारण संस्था का निर्माण एवं व्यापारिक कार्य निर्विघ्न रूप से निरंतर चालू रहते हैं। बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा। पर्याप्त कार्यशील पूंजी एवं तरल संपत्तियां होने से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता उत्तम मानी जाती है। इससे बैंकों में असुरक्षित अथवा प्रत्याभूतित ऋण देने में सहायता मिलती है, क्योंकि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व प्राधिक्य स्वयं एक उत्तम प्रतिभूति मानी जाती है। नंबर 6 अनुकूल अवसरों का लाभ। व्यवसाय में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि कोई संस्था उस अवसर का लाभ उठाकर पर्याप्त धन अर्जित कर सकती है। जैसे अचानक मालपूर्ति बढ़ने का आदेश आ जाना, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना हो तो वर्तमान में माल क्रय करना। ऐसा वह संस्था तभी कर सकती है जब उसके पास में वर्किंग कैपिटल उचित मात्रा में होती है। नंबर 7 है कार्यकुशलता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी का संचालकों एवं प्रबंधकों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन आदि का भुगतान मिल जाने से भी अधिक आत्मविश्वास व कार्यकुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। इस प्रकार कार्यशील पूंजी से प्रबंधकों एवं कर्मचारियों का मनोबल बना रहता है, बढ़ता रहता है। नंबर 8 है स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता में वृद्धि। स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में वृद्धि। पर्याप्त कार्यशील पूंजी स्थायी संपत्तियों की उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। उदाहरणार्थ
यदि कच्चा माल, श्रमिक आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो मशीन पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए बिना कार्यशील पूंजी के स्थायी संपत्तियां ठीक से कार्य नहीं कर पाएंगी, जिससे संस्था को हानि हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक कि अनावश्यक कार्यशील पूंजी का बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात यदि हमारे बिजनेस में आवश्यकता से अधिक कार्यशील पूंजी हो तो बिजनेस को क्या प्रभाव पड़ेगा का अध्ययन हमें करना है। अधिक या अनावश्यक कार्यशील पूंजी का आशय निष्क्रिय कोषों से है जो संस्था के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं करते हैं, जबकि उत्पादकता से कम पूंजी संस्था की लाभदायकता को तो क्षति पहुंचती है, किंतु उत्पादन में ध्यान तथा अकुशलता को भी बढ़ावा देती है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि अपर्याप्त कार्यशील पूंजी विनाशपूर्ण है, जबकि अनावश्यक कार्यशील पूंजी दंडिक क्षय, क्रिमिनल वेस्ट। संक्षेप में आवश्यकता से अधिक पूंजी संस्था पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। अनावश्यक स्कंद का संग्रहण, इससे स्कंद के पुस्तगण, मिस हैंडलिंग, क्षय, चोरी, अन्य हानियों में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर 2, दोषपूर्ण साख नीति। अत्यधिक कार्यशील पूंजी में साख नीति दोषपूर्ण हो जाती है तथा संग्रहण अवधि में ढीलापन आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दूषित ऋणों का भार बढ़ जाता है, जो अंततोगत्वा लाभों को प्रभावित करता है। नंबर 3, प्रबंधकीय अकुशलता। अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रबंधकीय अकुशलता का परिचायक मानी जाती है, क्योंकि इससे यह समझा जाता है कि प्रबंध कोषों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही वे मित्रता को भी प्रोत्साहन नहीं देंगे। अतः इससे प्रबंधक की कुशलता में कमी आती है। नंबर 4, लाभदायकता पर प्रभाव। अत्यधिक कार्यशील पूंजी का पूर्ण उपयोग तो हो नहीं पाता है, बल्कि उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज आदि दिया जाता है, जिससे लाभ की मात्रा भी कम हो सकती है। अंशधारियों में असंतोष। अत्यधिक कार्यशील पूंजी अकुशल प्रबंधन का परिचायक माना जाता है। इसलिए अंशधारी यह समझते हैं कि उनके विनियोग पर जितना लाभ मिलना चाहिए या उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे उनके अंशों का मूल्य भी कम होने की संभावना रहती है और अंशधारी असंतुष्ट भी रहते हैं। नंबर 6 है सट्टात्मक लाभों की प्रवृत्ति को बढ़ावा। अत्यधिक कार्यशील पूंजी स्टॉक संग्रहण सट्टात्मक लाभों की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इससे प्रबंधक उदार लाभांश नीति अपनाते हैं, किंतु भविष्य में जब संस्था सट्टात्मक लाभ अर्जित नहीं कर पाती है, उस समय कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू।